So hello students, once again welcome back to Prakashan classes. Semester 5 corporate accounting का चैप्टर हम लोग कर रहे थे अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और हम लोगों ने लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ये रहने वाला है लेक्चर नंबर 6 ऑफ द चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो क्वेश्चंस है उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ जो है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां से जरूर से पीडीएफ का लिंक चेक कर लेना। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर 10 के साथ। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 10, पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिख रहा है द फॉलोइंग अंडरराइटिंग टुक प्लेस फॉर जेड लिमिटेड। एक कंपनी है जेड लिमिटेड हु इनवैलिड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। कंपनी कितना शेयर ऑफर किया है पब्लिक को? 10,000 शेयर, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया। तो कंपनी ऑफर किया है पब्लिक को 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 रुपया। एक्स 6,000 शेयर्स, वाई 2,500 शेयर्स, जेड 1,500 शेयर्स, ठीक है। तो एक्स का जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो 6,000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में है, वाई का ग्रॉस लायबिलिटी 2,500 शेयर्स के रिस्पेक्ट में है, और जेड का ग्रॉस लायबिलिटी 1,500 शेयर्स के रिस्पेक्ट में है। इन एडिशन देयर वर फर्म अंडरराइटिंग, द अंडरराइटर्स हैव अप्लाइड फॉर फर्म अंडरराइटिंग। एंड अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम लोग हमेशा ये मान के चलेंगे कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स एंड ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग एज अनमार्क्ड। 800 shares, Y 300 shares, Z का 1000 shares. Total subscription including firm underwriting was 7,100 shares and the forms included the marked forms as under. X का marked form 1000 था, Y का 2000 और Z का 500 था. So the allocation of the liability of the underwriters. तो start करते समय हेडिंग दे देंगे statement showing liability of underwriters in shares. Statement showing liability of underwriters in shares. Particulars X, Y, Z and total. Particulars X, Y, Z and total. सबसे पहले लिख देंगे हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी। अच्छा, एक और बात इसमें हम लोग लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देना ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग एज अनमार्क्ड। ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग एज अनमार्क्ड, ये बात हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स कितना कितना गिवन है, 6,000, 2,500 एंड 1,500, जो कि कुल मिला के होता है 10,000। दिस इज द ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग क्या लेस कर देते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग लेस कर देते हैं। तो मार्क्ड एप्लीकेशन कितना कितना दिया हुआ है, इंक्लूडिंग द मार्क्ड फॉर्म्स 1,000, 2,000 एंड 500। 1,000, 2,000 एंड 500, ये है मार्क्ड एप्लीकेशन। मतलब कुल मिला के 3,500 हो गया मार्क्ड एप्लीकेशन, दैट इज मार्क्ड फॉर्म्स। तो ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर देंगे, दैट इज 6,000 माइनस 1,000, 5,000, 2,500 माइनस 2,500 एंड 1,500 माइनस 500, 1,000। तो 5,000 प्लस 1,000 प्लस 500, दैट इज 6,500। अब इसमें से हम लोग लेस कर देंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, तो ग्रॉस लायबिलिटी से पहले हम लोग मार्क को लेस करते हैं, दैट इज मार्क्ड एप्लीकेशन, और उसके बाद लेस कर देते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ब्रैकेट में लिख देंगे इन द रेशियो ऑफ
their gross liability, that is 60:25:15, ये रेशियो हम और छोटा कर सकते थे, ठीक है। देखो 6000, 2500 और 1500 है, तो रेशियो ले लिया 60:25:15। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5-6 लाइन का जगह छोड़ देंगे, यहाँ से 5-6 लाइन का जगह छोड़ के लिखेंगे वर्किंग नोट 1। यहाँ से 5-6 लाइन या फिर 8 लाइन का जगह छोड़ देना आगे सम बनाने के लिए, बेटर होगा 8 लाइन का जगह छोड़ दो। 8 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1, हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन। कैलकुलेशन फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन। कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड तो दिया हुआ है, अनमार्क्ड, वेरी सॉरी, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। यहां लिख देंगे पर्टिकुलर्स और यहां लिख देंगे हम लोग शेयर्स, पर्टिकुलर्स एंड शेयर्स। अब एज पर द डेटा ऑफ द क्वेश्चन हम लोग देखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। क्वेश्चन बता रहा है टोटल सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिख रहा है इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। तो टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है 7100, 7100, जिसमें से हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस कर देंगे। देखो ये टोटल सब्सक्रिप्शन मतलब इतना शेयर्स जो है वो बिक गया है, जिसमें फर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और फर्म अंडरराइटिंग को हम लोग अनमार्क्ड ट्रीट कर रहे हैं, फर्म अंडरराइटिंग को हम लोग अनमार्क्ड ट्रीट कर रहे हैं। तो टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग 7100 है, जिसमें से हम लोग सिर्फ मार्क्ड एप्लीकेशंस को ही माइनस करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशंस को ही माइनस करेंगे, जो कि कितना है 3500। तो हमको पता चल जाएगा 3600 जो है ये हो जाएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड था, इसलिए अलग से ऐड नहीं करना है, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन फर्म अंडरराइटिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड था, इसलिए अलग से ऐड नहीं करना है। ध्यान से देखो फर्म अंडरराइटिंग कितना है 800, 300 और 1000, मतलब 2100, मतलब इस 3600 का अनमार्क्ड एप्लीकेशन में 2100 फर्म अंडरराइटिंग का है और 1500 पब्लिक वाला अनमार्क्ड है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग रहता था तो हम लोग टोटल सब्सक्रिप्शन से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करते थे और फर्म अंडरराइटिंग ऐड कर देते थे, ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग एज अनमार्क्ड। बट इस क्वेश्चन में टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है, इसलिए सिर्फ मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर रहे हैं, तो टोटल अनमार्क्ड आ जा रहा है इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग 3600। अब ये 3600 का जो अनमार्क्ड है, ठीक है, इसको हम लोग इस रेशियो में बांट देंगे 60:25:15। तो 60, 25 और 15 मतलब हो गया 100 का बेस, तो 3600 इंटू 60%, क्या हो जाएगा 2160 डिवाइड बाय 60 इंटू 25, ये हो जाएगा 900। ये हो जाएगा 540। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल 3600 को हम लोग इस तरह से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसको रिमूव कर देते हैं इस वर्किंग नोट 1 को।
तो अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 5000 माइनस 2160 देखते हैं 5000 माइनस 2160 कितना होता है 5000 माइनस 2160 this will be 2840 500 minus 900 this will be 400 negative 1000 minus 540 this will be 460 positive and 6500 minus 3600 this will be 2900 positive. तो अगर हम इसको हम ऐड करें 2840 प्लस 460 माइनस 400 तो 2900 ही आ रहा है हॉरिजॉन्टली एडलेस करने पे भी। ये 2900 वो शेयर्स है जो कंपनी इशू तो किया था बट किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। कंपनी शेयर कितने इशू किया था 10,000, सब्सक्रिप्शन कितना आया था कंपनी के पास इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग कितना शेयर्स बिक गया था 7,900, तो ये वो 2,900 शेयर्स है जो किसी ने परचेज नहीं किया है। अब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे सरप्लस ऑफ वाई डिस्ट्रीब्यूटेड among X and Z, surplus of Y distributed among X and Z in the ratio of 60:15। 60:15 को हम लोग 4:1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो y का सरप्लस है 400 इसको हम लोग पॉजिटिव लिख देंगे और 400 को 16:15 मतलब 4:1 में बांट सकते हैं। तो 400 into 60/75 this will give us 320 and this will be 80। तो सरप्लस ऑफ y हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा करने से y नील हो गया मतलब y जबरदस्ती कोई शेयर नहीं खरीदेगा। अब ये जो x है वो 2520 शेयर्स खरीदेगा जबरदस्ती और जो z है वो 460 माइनस 80 380 शेयर्स खरीदेगा। तो 2520 और 380 कुल मिला के वही होता है 2900। मतलब ये 2900 वो शेयर्स है जो पब्लिक ने नहीं खरीदा बोल के अंडरराइटर्स को जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। अंडरराइटर्स कुछ शेयर्स खुशी खुशी भी तो खरीदेंगे, इसलिए फॉर्म अंडरराइटिंग को हम लोग क्या करेंगे एंड में ऐड कर देंगे। फॉर्म अंडरराइटिंग को हम लोग क्या करेंगे लास्ट में ऐड कर देंगे। तो लिख देंगे ऐड फॉर्म अंडरराइटिंग। देखो फॉर्म अंडरराइटिंग कितना कितना है। फॉर्म अंडरराइटिंग एज पर द क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को। फॉर्म अंडरराइटिंग गिवन है 800 300 और 1000। 800 300 और 1000 जो कि कुल मिला के होता है 2100, ठीक है। तो 2520 प्लस 800 2520 वो शेयर है जो अंडरराइटर एक्स जबरदस्ती खरीदेगा, 800 वो शेयर है जो वो खुशी खुशी खरीदेगा, मतलब कुल मिला के वो 3320 शेयर्स खरीदेगा। 300 शेयर्स अंडरराइटर वाई खुशी खुशी खरीदेगा, जबरदस्ती वो कुछ नहीं खरीद रहा है, और 1380 शेयर्स अंडरराइटर जेड टोटल में खरीदेगा। तो कुल मिला के ये लोग 5000 शेयर्स खरीदेगा। कंपनी 10,000 शेयर इशू किया था, जिसमें से 2100 शेयर्स अपने नाम पे अंडरराइटर्स ने पर्सनली रख लिया था फॉर्म अंडरराइटिंग, ठीक है। 2100 शेयर्स, तो बैलेंस कितना बिक सकता था? बैलेंस बिक सकता था 7009 खरीद लिया। तो कंपनी 10,000 शेयर इशू किया था, 5000 अंडरराइटर्स खरीदेंगे, 5000 पब्लिक ने खरीद लिया। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। ये हम लोग फाइनल आंसर लिख देंगे टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ये हो गया हम लोग का टोटल या फाइनल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स या खाली लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। Moving on to the next question. Moving on to the next question, that is question. Moving on to the next question, question number 11. PDF में C लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 10,50,000 इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो कंपनी शेयर कितना इशू किया समझो, नंबर ऑफ शेयर्स
इशूड 10,50,000 इक्विटी शेयर्स या फिर शेयर्स। ठीक है, ए बी एंड सी तीन अंडरराइटर्स है, ए बी एंड सी तीन अंडरराइटर्स है। इन्होंने 10,50,000 का जो शेयर इशू था उसको ग्रॉस लायबिलिटी किस रेशियो में ले रखा है? ग्रॉस लायबिलिटी किस रेशियो में ले रखा है? 3:1:1, मतलब 10,50,000 का 3/5, 10,50,000 का इंटू 3/5, तो ए का ग्रॉस लायबिलिटी है 6,30,000, ए का ग्रॉस लायबिलिटी है 6,30,000, बी का ग्रॉस लायबिलिटी है 2,10,000 और सी का भी ग्रॉस लायबिलिटी है 2,10,000। ठीक है, तो ए अंडरराइट कर रहा है 6,30,000 शेयर, बी अंडरराइट कर रहा है 2,10,000 शेयर, सी अंडरराइट कर रहा है 2,10,000 शेयर। 10,50,000 में इस तरह से ये लोग शेयर्स को अंडरराइट कर रहा है। आगे डेटा क्या दिया देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि एंड ऑल्सो अग्रीड फॉर फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग का देखो टोटल कितना है, फर्म अंडरराइटिंग का जो टोटल है एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन फर्म अंडरराइटिंग ए का है 30,000 शेयर्स के लिए, बी का है 20,000 शेयर्स के लिए, सी का है 10,000 शेयर्स के लिए, मतलब कुल मिला के 60,000 शेयर्स के लिए इन्होंने फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई किया है। तो 10,50,000 में से फर्म अंडरराइटिंग के नाम पे कितना शेयर्स हो गया? 60,000 शेयर्स। तो पब्लिक के नाम पे कितना रह गया? पब्लिक मैक्सिमम कितना खरीद सकता है? 9,90,000 शेयर्स। 10,50,000 शेयर कंपनी इशू किया है, ठीक है, जिसमें से फर्म अंडरराइटिंग, फर्म मतलब फिक्स्ड अंडरराइटिंग, अंडरराइटर्स खुशी खुशी कितना शेयर खरीद रहे हैं? 60,000 शेयर्स। तो मैक्सिमम शेयर जो कंपनी पब्लिक के लिए रखा है खरीदने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, वो है 9,90,000 शेयर्स। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है? एज पर द क्वेश्चन एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 10,10,000। एज पर द क्वेश्चन 10,10,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। 10,10,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, मतलब कितना शेयर्स बिक गया है? 10,10,000 शेयर्स बिक गया है। 10,10,000 शेयर बिक गया है। कंपनी कितना शेयर इशू किया था? 10,50,000। उसमें कितना शेयर बिक गया? 10,10,000। कंपनी पब्लिक को टोटल शेयर कितना इशू किया था? 10,50,000। उसमें कितना शेयर बिक गया? 10,10,000। तो कितना शेयर इशू तो हुआ बट अभी तक नहीं बिका, कोई नहीं खरीदा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, कितना शेयर इशू तो हुआ बट अभी तक कोई नहीं खरीदा? 40,000 इक्विटी शेयर्स। या 40,000 शेयर्स वो शेयर्स है जो कंपनी इशू तो किया है बट डेफिनेटली कोई नहीं खरीदा है। और ये जो 40,000 शेयर्स है ये डेफिनेटली फर्म अंडरराइटिंग का नहीं है, क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग तो 60,000 शेयर्स का था और बिकने के लिए अब कितना शेयर्स मैक्सिमम बिक सकता है? 40,000 शेयर्स। फिर से समझो, कंपनी शेयर कितने इशू किया? 10,50,000। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 10,10,000। तो कितना ऐसा शेयर्स है जो इशू हुआ बट सब्सक्राइब नहीं हुआ बाय एनीबॉडी? 40,000 शेयर्स। तो डेफिनेटली ये 40,000 शेयर्स फर्म अंडरराइटिंग का नहीं है, ये पब्लिक वाला अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स है। ये वो शेयर्स है जो कंपनी इशू तो किया था बट पब्लिक ने नहीं खरीदा। इसका मतलब 10,10,000 इक्विटी शेयर्स में फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है। ये जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है ना 10,10,000, 10,10,000 में फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है। तो 10,10,000 में फर्म अंडरराइटिंग कितना है? 60,000 शेयर्स का। 10,10,000 में कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव्ड 10,10,000 का, ठीक है, 10,10,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, इसमें फर्म अंडरराइटिंग कितना है? 60,000 शेयर्स का। और सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक कितना है? 9,50,000 शेयर्स। सब्सक्राइब बाय पब्लिक कितना है? 9,50,000 शेयर्स। तो पब्लिक इन टोटल कितना शेयर्स खरीद सकता था? 9,90,000 शेयर्स। बट पब्लिक ने एक्चुअल में कितना खरीदा? 9,50,000 शेयर्स। तो ये डिफरेंस, खरीद सकता था पब्लिक 9,90,000,
एक्चुअल में सब्सक्राइब किया 9,50,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 40,000 शेयर्स, ये वो शेयर्स है जो इशू हुआ था पब्लिक को, बट पब्लिक ने नहीं खरीदा, बोल के जबरदस्ती अंडरराइटर्स को खरीदना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन में और क्या डेटा दिया हुआ है। मार्क्ड एप्लीकेशन ए का 5,80,000 शेयर्स का है इंक्लूडिंग फर्म एप्लीकेशन, मतलब इसके अंदर फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है। बी का 2,20,000 शेयर्स का है इंक्लूडिंग फर्म एप्लीकेशन, ठीक है। 1,60,000 सी का है जिसके अंदर फर्म एप्लीकेशन इंक्लूडेड है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन बता रहा है 50,000 शेयर्स का है, बोल रहा है कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर अज्यूमिंग दैट द फर्म एप्लीकेशन आर टू बी ट्रीटेड एज अनमार्क्ड। फॉर्म एप्लीकेशन को अनमार्क्ड ट्रीट करते हुए सम्स को बनाना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ underwriters, statement showing liability of underwriters in shares, statement showing liability of underwriters in shares, particulars के बाद लिख देंगे हम लोग as per the question। 3 अंडरराइटर्स हैं। अच्छा, इसमें एक और बात लिखना भी हम लोग को, जस्ट अ सेकेंड, एक और बात लिख दो, ब्रैकेट में लिख देना ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग, ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग एज अनमार्क्ड, treating firm underwriting as unmarked, particulars underwriter A, underwriter B, underwriter C and total। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ग्रॉस लायबिलिटी। ध्यान से देखो, कंपनी शेयर कितना इशू किया, कंपनी शेयर इशू किया है 10,50,000 और ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या है, अंडरराइटर्स ने इन शेयर्स को अंडरराइट किया है किस रेशियो में, 3:1:1 का रेशियो में। तो 10,50,000 को 3:1:1 में बांटने से आ रहा है 6,30,000, 2,10,000, 2,10,000 और टोटल में लिख देंगे 10,50,000। ये हो जाएगा ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। अब जब मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करेंगे ना, तो हमको ध्यान देना है कि मार्क्ड एप्लीकेशंस जो अंडरराइटर्स का है उसमें वो इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है। मार्क्ड एप्लीकेशन जो अंडरराइटर्स का दिया हुआ है वो इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है, और फर्म अंडरराइटिंग को हमने क्या ट्रीट किया है, अनमार्क्ड। एज पर द क्वेश्चन बता रहा है हम लोग को फर्म अंडरराइटिंग को क्या ट्रीट करना है, अनमार्क्ड। तो क्योंकि हम फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए मार्क्ड एप्लीकेशन के नीचे लिख देंगे एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। मार्क्ड एप्लीकेशंस के नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, क्वेश्चन का लास्ट लाइन ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग एज अनमार्क्ड, इसलिए हम लोग फर्म अंडरराइटिंग का जो एलिमेंट है उसको मार्क्ड एप्लीकेशन से हटा देंगे। फॉर एग्जांपल देखो, ए का मार्क्ड एप्लीकेशन है 5,80,000, उसमें से ए का फर्म अंडरराइटिंग 30,000 को हटा देंगे तो 5,50,000। बी का मार्क्ड एप्लीकेशन है 2,20,000, ठीक है, 2,20,000। अगर उसमें से हम लोग उसका 20,000 शेयर्स हटा देंगे फर्म अंडरराइटिंग का, तो ये हो जाएगा 2 लाख। सिमिलरली सी का मार्क्ड एप्लीकेशन है 1,60,000, उसमें से उसका फर्म अंडरराइटिंग को अगर हम हटा देंगे 10,000 तो ये हो जाएगा 1,50,000। तो 5,50,000 और 2 लाख 7,50,000, 7,50,000 और 1,50,000 9 लाख, 9 लाख, ठीक है, ओके। तो पब्लिक वाला मार्क्ड एप्लीकेशन 9 लाख, 60,000 फर्म अंडरराइटिंग का अनमार्क्ड,
ठीक है, और पब्लिक वाला अनमार्क्ड एप्लीकेशन 50,000। तो हिसाब को समझो, पब्लिक वाला मार्क्ड एप्लीकेशन 9 लाख, पब्लिक वाला अनमार्क्ड 50,000 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है अनमार्क्ड एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स, और फर्म अंडरराइटिंग भी तो 60,000 शेयर्स का अनमार्क्ड है, तो 9 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,000 कुल मिला के एप्लीकेशन रिसीव 10,10,000। तो 6,30,000 में से 5,50,000 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 80,000। 2,10,000 में से 2 लाख को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,000। 2,10,000 में से 1,50,000 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 60,000, और यहां पे आ जाएगा 1,50,000। तो 80,000 और 10,000 90,000, 90,000 और 60,000 1,50,000। अब क्या करेंगे, लिखेंगे लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, अगेन दूसरा ब्रैकेट में लिख देंगे इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी that is 3:1:1, 3:1:1, in the ratio of gross liability that is 3:1:1। तो देखो अनमार्क्ड एप्लीकेशन एज पर द क्वेश्चन 50,000 है, और फर्म अंडरराइटिंग भी तो अनमार्क्ड है, उसको भी तो अनमार्क्ड ट्रीट करना है, तो 50,000 और 60,000। स्टूडेंट का डाउट आ रहा है सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन अगर टोटल में 50,000 होगा तो नहीं, फर्म अंडरराइटिंग तो अपने आप में 60,000 है, तो डेफिनेटली 50,000 के अंदर नहीं है, इसलिए फर्म अंडरराइटिंग का अनमार्क्ड एप्लीकेशन और पब्लिक वाला अनमार्क्ड एप्लीकेशन 50,000, दोनों को मिला के 1,10,000 का टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1,10,000 का, उसको 3:1:1 का रेशियो में बांटेंगे तो 1,10,000 को 3:1:1 का रेशियो में बांटने पे यह आ रहा है 66,000। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 22,000 और यहां लिख देंगे 1,10,000। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट भी हम लोगों ने अंडरराइटर्स को ही दे दिया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट भी हमने किसको दे दिया, अंडरराइटर्स को ही दे दिया। अब 80,000 में से 66,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14,000। 10,000 में से 22,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12,000 नेगेटिव, और 60,000 में से 22,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 38,000, और 1,50,000 में से 1,10,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40,000। तो समझो 38 प्लस 14 52, 52 माइनस 12 40,000। ये वो 40,000 शेयर्स है जो कंपनी इशू तो किया था बट किसी ने नहीं खरीदा, पब्लिक ने नहीं खरीदा, तो अंडरराइटर्स को जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। उससे पहले हम इस सरप्लस का एडजस्टमेंट करेंगे, लिखेंगे सरप्लस ऑफ बी credited to A and C in the ratio of 3:1। देखो A और C का आपस का रेशियो भी तो 3:1 ही था, तो 12,000 यहां पॉजिटिव कर देंगे, 12,000 का 3:1 में बांटेंगे तो 3/4, मतलब यहां पे आ जाएगा 9,000 नेगेटिव, यहां आ जाएगा 3,000 नेगेटिव, और यहां पे कर देंगे डैश। तो 14,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,000, 12,000 नेगेटिव और 12,000 पॉजिटिव, ये हो जाएगा नील। 38,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 35,000, और ये हो जाएगा 40,000। मतलब वो जो 40,000 शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदा बोल के अंडरराइटर्स को खरीदना पड़ेगा, तो अंडरराइटर ए 5,000 शेयर जबरदस्ती खरीदेगा, क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदा तो अंडरराइटर ए को खरीदना पड़ेगा, और अंडरराइटर सी 35,000 शेयर जबरदस्ती खरीदेगा। अब क्या करेंगे, फाइनल लायबिलिटी निकालने के लिए हम लोग इसमें फर्म अंडरराइटिंग को भी ऐड कर देंगे।
क्योंकि अंडरराइटर ए 5,000 शेयर जबरदस्ती खरीदेगा और अंडरराइटर बी 35,000 शेयर जबरदस्ती खरीदेगा। क्योंकि पब्लिक ने वो 40,000 शेयर्स नहीं खरीदा बोल के अंडरराइटर ए 5,000 शेयर्स खरीदेगा जबरदस्ती और अंडरराइटर सी 35,000 शेयर्स खरीदेगा। लेकिन इन्होंने प्रॉमिस किया था कि कुछ शेयर्स तो ये लोग डेफिनेटली खुद से खरीदेंगे अपने मन से, तो वो शेयर्स तो इनको खरीदना पड़ेगा। अंडरराइटर ए ने फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई किया था फॉर 30,000 शेयर्स। अंडरराइटर बी ने फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई किया था फॉर 20,000 शेयर्स। अंडरराइटर सी ने फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई किया था फॉर 10,000 शेयर्स, जो कि कुल मिला के होता है 60,000 शेयर्स। कुल मिला के होता है 60,000 शेयर्स। ठीक है, तो फाइनली ए का फाइनल लायबिलिटी होगा 35,000 शेयर्स के लिए। ए का फाइनल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर ए विल बी 35,000 शेयर्स के रेस्पेक्ट में। उसके बाद बी का लायबिलिटी होगा टोटल लायबिलिटी 20,000 शेयर्स के रेस्पेक्ट में। सी का टोटल लायबिलिटी होगा 45,000 शेयर्स के रेस्पेक्ट में। तो 35 प्लस 20 55, 50 प्लस 5 45 हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख शेयर्स अंडरराइटर्स को खरीदना पड़ेगा। ये हो जाएगा लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। एंड विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक्स लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख। एक्स लिमिटेड का ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख है, मतलब इतना रुपया का कैपिटल वो कंपनी रेस कर सकता है पब्लिक से। डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कंपनी कितना शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को? 5 लाख शेयर, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया। तो कंपनी इशू कर सकता है 5 लाख शेयर, बट कंपनी एक्चुअल में कितना शेयर इशू किया है? द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 ईच। मतलब कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया है पब्लिक को, जिसका प्रीमियम पे है 5 रुपया, मतलब इशू प्राइस है 15 रुपया। द एंटायर इशू वाज अंडर रिटन, मतलब फुल्ली अंडर रिटन है। ए का 60,000 शेयर्स के लिए अंडर राइटिंग है, बी का 30,000 और सी का 10,000। तो 60 30 10 1 लाख। और फर्म अंडर राइटिंग का डेटा अलग से दिया हुआ है ब्रैकेट में। फर्म अंडर राइटिंग ए ने अप्लाई किया 10,000 शेयर्स के लिए, बी ने अप्लाई किया 4,000 शेयर्स के लिए, सी ने अप्लाई किया 2,000 शेयर्स के लिए। ऑफ द टोटल इशू, मतलब जितना शेयर कंपनी इशू किया था 1 लाख शेयर्स, उसमें से 90,000 शेयर्स इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। 90,000 शेयर्स इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। ध्यान से देखो, फर्म अंडरराइटिंग का टोटल कितना है? 16,000 है। फर्म अंडरराइटिंग का टोटल कितना है? 16,000 है। कंपनी ने शेयर कितना इशू किया था? 1 लाख शेयर्स। उसमें से कितना शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया? 90,000 शेयर्स। और 90,000 शेयर्स में फर्म अंडरराइटिंग कितना है? 16,000 शेयर्स। तो पब्लिक ने कितना खरीद लिया? 90 minus 16, that is how much? 74,000 शेयर्स। तो पब्लिक ने खरीदा 74,000 शेयर्स, अंडरराइटर्स खुशी खुशी खरीदेंगे 16,000 शेयर्स, तो 90,000 शेयर्स तो बिक गया। लेकिन 10,000 शेयर्स जो कंपनी इशू तो किया था बट बिका नहीं, वो अंडरराइटर्स जबरदस्ती खरीदेंगे। Of the total issue, only 90,000 shares including firm underwriting were subscribed for marked application, subscribed for full stop. Marked forms, marked application forms excluding firm underwriting, मतलब marked application के अंदर firm underwriting included नहीं है। और A का 32,000, B का 20,000 और C का 8,000। मतलब 32,000, 20,000 और 8,000 ये पब्लिक वाला मार्क्ड एप्लीकेशन है। 32 प्लस 20 52 प्लस 8 74 में मार्क्ड एप्लीकेशन पब्लिक का कितना? 60,000। देखो 32 प्लस 20 प्लस 8, 32 प्लस 20 कितना होता है? 52। 52 प्लस 8 कितना होता है? 60। तो पब्लिक का अनमार्क्ड कितना है? पब्लिक का अनमार्क्ड है 14,000। पब्लिक का अनमार्क्ड एप्लीकेशन हो गया उमा 14,000। ठीक है, मतलब इस 60,000 के अंदर फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड नहीं है।
आगे बोल रहा है कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर गिविंग द बेनिफिट। यहां पे हम फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट दे रहे हैं अंडरराइटर्स को, मतलब फर्म अंडरराइटिंग को हम लोग मार्क्ड ट्रीट करेंगे। जब भी क्वेश्चन बोल देगा कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू ऑल, गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, मतलब वी विल ट्रीट फर्म अंडरराइटिंग एज मार्क्ड एप्लीकेशन। जब भी क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, we will always consider firm underwriting as marked application। हम लोग firm underwriting को marked application की तरह ही ट्रीट करेंगे जब क्वेश्चन बता देगा कि benefit of firm underwriting is given to individual underwriters। So without wasting any time, let's start with the question। हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग liability of underwriters ब्रैकेट में इन शेयर्स treating firm underwriting as marked applications। क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स, ये बात क्वेश्चन स्पेसिफाई कर चुका है। पर्टिकुलर्स, उसके बाद एज पर द क्वेश्चन 3 अंडरराइटर है ए बी सी, एक है ए, दूसरा है बी और बी के बाद सी। टोटल ध्यान से देखो, कंपनी शेयर कितना इशू किया, 1 लाख, और 1 लाख शेयर्स में अंडरराइटर्स का ग्रॉस लायबिलिटी पहले से बता दिया गया था एज पर द क्वेश्चन, कितना कितना 60,000, 30,000 एंड 10,000, दैट इज कुल मिला के 1 लाख। ये अंडरराइटर्स का ग्रॉस लायबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन में बता दिया गया था। ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। नाउ ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। अब ग्रॉस लायबिलिटी लिखने के बाद एज पर द क्वेश्चन, एज पर द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग क्या लेस कर देंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन। और कौन सा मार्क्ड एप्लीकेशन, पब्लिक वाला मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग और इतना इतना ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस। मतलब ए के बोलने पे कितने लोगों ने शेयर्स खरीदा है, 32,000 शेयर्स ऐसा है जो ए के बोलने पे बिक गया है, तो उसका क्रेडिट डेफिनेटली ए को मिलेगा। 20,000 मार्क्ड एप्लीकेशन बी के नाम पे है तो उसका क्रेडिट बी को मिलेगा, और 8,000 का मार्क्ड एप्लीकेशन सी के फेवर में है तो उसका क्रेडिट उसी को मिलेगा। तो 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 2 60। तो ग्रॉस लायबिलिटीज हम लोग क्या कर देंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन को लेस कर देंगे। तो 60 माइनस 32, 38,000, सॉरी 28,000, 28,000 राइट। 30 माइनस 20, 10,000, 10,000 माइनस 8,000, 2,000, और 1 लाख में 60,000 चला गया तो 40,000। तो ध्यान से देखो, ए ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था 60,000 शेयर्स को वो सब्सक्राइब करवा देगा फ्रॉम द पब्लिक। उसके बोलने पे पब्लिक ने 32,000 शेयर सब्सक्राइब किया और उसी का नाम का फॉर्म फिलअप किया है, मतलब 32,000 का क्रेडिट मिल गया उसको। उसका लायबिलिटी था, जिम्मेदारी था 60,000 शेयर्स का, उसका लायबिलिटी इतना से कम हो गया, तो ये उसका रिमेनिंग लायबिलिटी है, ये उसका रिमेनिंग प्रॉमिस है जो उसको फुलफिल करना है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फर्म अंडरराइटिंग का हमको मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना है, मतलब हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं अंडरराइटर्स को। जब हम अंडरराइटर्स को बेनिफिट दे रहे हैं ना कि वो लोग
को फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट मिलेगा तो अंडरराइटर ए डेफिनेटली अपने नाम का ही फॉर्म फिलअप करेगा, अंडरराइटर बी भी डेफिनेटली अपने नाम वाला ही फॉर्म फिलअप करेगा, अंडरराइटर सी भी डेफिनेटली अपने नाम का फॉर्म फिलअप करेगा। ये लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन फिलअप नहीं करेंगे, ना ही एक दूसरे के नाम का फॉर्म फिलअप करेंगे। जब हमको बेनिफिट मिलेगा फर्म अंडरराइटिंग का तो हम डेफिनेटली अपने नाम का जो मार्क्ड फॉर्म है वही फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट अंडरराइटर्स को दिया जा रहा है, तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे मार्क्ड एप्लीकेशन को हम लोग लेस करते हैं वैसे फर्म अंडरराइटिंग को भी हम लोग लेस करेंगे, फर्म अंडरराइटिंग को भी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि हम लोग फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड ट्रीट कर रहे हैं। जैसे मार्क्ड एप्लीकेशन खुल्लम खुल्ला लेस किया जाता है, वैसे फर्म अंडरराइटिंग को भी हम लोग खुल्लम खुल्ला क्या कर रहे हैं, लेस करेंगे। इसका मतलब फर्म अंडरराइटिंग अगर अनमार्क्ड है तो अनमार्क्ड के अंदर छिपा के उसको लेस करते हैं, और फर्म अंडरराइटिंग अगर मार्क्ड है तब खुल्लम खुल्ला उसको दिखा के लेस करते हैं, बट लेस तो करते ही हैं, है कि नहीं। फर्म अंडरराइटिंग अगर अनमार्क्ड है तो अनमार्क्ड के अंदर उसको छिपा देते हैं, अनमार्क्ड के अंदर वो छिपा रहता है। टोटल अनमार्क्ड में पब्लिक वाला अनमार्क्ड भी होता है, फर्म अंडरराइटिंग वाला अनमार्क्ड भी होता है। वो कब होता है, व्हेन बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज not given to individual underwriters। लेकिन when benefit of firm underwriting is given to individual underwriters, मतलब we are treating firm underwriting as marked application, तब खुल्लम खुल्ला दिखा के उसको लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे भी उनका लाइबिलिटी कम हो जाएगा। तो फर्म अंडरराइटिंग कितना कितना था, फर्म अंडरराइटिंग था ए का 10,000, बी का 4,000, सी का 2,000, 10,000, 4,000, 2,000, तो कुल मिला के 16,000। तो 28 minus 10 18,000, 10 minus 4 6,000, 2 minus 2 nil, 40 minus 16 24,000। डन। अब हम लोग को लेस करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, और ये कौन सा रेशियो में जाएगा, इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, दैट इज देखो 60-30-10, मतलब 6:3:1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 6 लाइन का जगह छोड़ देंगे आगे सम बनाने के लिए, यहां से 6 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां लिख देंगे शेयर्स। ध्यान से देखो, ऑफ द टोटल इशू ओनली 90,000 शेयर्स इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग वर सब्सक्राइब्ड, मार्क्ड फॉर्म्स इंक्लूडेड इतना, ठीक है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मतलब कितना शेयर्स बिक गया जिसके रेस्पेक्ट में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। तो एज पर द डेटा ऑफ द क्वेश्चन 90,000 शेयर्स, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन, दैट इज पब्लिक वाला मार्क्ड एप्लीकेशन 60,000 को लेस करेंगे। पब्लिक वाला मार्क्ड एप्लीकेशन कितना, 60,000 को लेस करेंगे। और क्या लेस करेंगे हम लोग फर्म अंडरराइटिंग को भी लेस करेंगे।
क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग को भी हम लोग मार्क्ड ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग एज मार्क्ड। तो फर्म अंडरराइटिंग कितना है, 16,000 है। तो 90,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, जिसमें से पब्लिक वाला मार्क्ड एप्लीकेशन 60,000 है और फर्म अंडरराइटिंग का 16,000 है। तो 60 प्लस 16 दैट इज 76। तो 90,000 में से अगर 76,000 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 14,000। ये 14,000 वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है जो किसने फिलअप किया होगा, पब्लिक ने। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस 14,000। तो विद दिस हमारा ये वर्किंग नोट हो गया कंप्लीट अनमार्क्ड एप्लीकेशन का। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 14,000 को 6:3:1 में बांट देंगे हम लोग, इंटू 6/10, जो कि हो जाएगा 8,400। फिर 14,000 इंटू 3/10, जो कि हो जाएगा 4,200। और 14,000 इंटू 1/10, जो कि हो जाएगा 1,400। तो 14,000 को हमने 6:3:1 का रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 18,000 में से 8,400 को माइनस कर देंगे। 18,000 minus 8,400, this will give us 9,600. 9,600. 6,000 minus 4,200, this will give us 1,800. Nil minus 1,400, ये 1,400 नेगेटिव हो जाएगा। And 24,000 minus 14,000, this will be 10,000 पॉजिटिव। तो कैलकुलेट करके देख लो, 9,600 प्लस 1,800, 9,600 प्लस 1,800 माइनस 1,400, 10,000। अब बेसिकली क्या करना है, ये जो सरप्लस आया है सी का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में। तो लिख देंगे सरप्लस ऑफ सी क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:3, इन द रेशियो ऑफ 6:3। तो C का सरप्लस है 1,400। 1,400 को हम लोग 6:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ रहा है 933। एंड इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। 1,400 माइनस 933, ये हो जाएगा 467। मतलब C का सरप्लस हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग A एंड B। तो C का सरप्लस वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमॉन्ग A एंड B। तो 9,600 माइनस 933, 8,667। एज जबरदस्ती खरीदेगा ये शेयर्स क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदा। 1,800 माइनस 467, 1,800 माइनस 467, 1,333 शेयर्स बी जबरदस्ती खरीदेगा। जबरदस्ती सी तो कुछ नहीं खरीदेगा, उसने अपना लायबिलिटी पूरा फुलफिल कर दिया। और 10,000 शेयर्स जो किसी ने नहीं खरीदा था, क्योंकि पब्लिक ने नहीं खरीदा था, तो अंडरराइटर्स को जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। 10,000 शेयर्स वो शेयर्स है जो किसी ने नहीं खरीदा था, क्योंकि याद करो कंपनी शेयर कितना इश्यू किया था, 1 लाख, और सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ था, 90,000। मतलब शेयर्स इशूड बट येट नॉट सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक कितना है, 10,000। तो वो 10,000 शेयर्स जबरदस्ती कौन खरीदेगा, अंडरराइटर्स। क्वेश्चन ये था कौन सा अंडरराइटर कितना खरीदेगा, तो उसके लिए हमने स्टेटमेंट बनाया। 10,000 शेयर्स में से अंडरराइटर ए 8,667 शेयर्स खरीदेगा और अंडरराइटर बी 1,333 शेयर्स खरीदेगा। ठीक है। नाउ अंडरराइटर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग पर्सनली कुछ शेयर्स खुशी खुशी खरीदेंगे, है ना। अंडरराइटर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग पर्सनली कुछ शेयर्स खुशी खुशी खरीदेंगे, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फर्म अंडरराइटिंग।
अब स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि ऊपर फर्म अंडरराइटिंग लेस क्यों किए थे? लेस इसलिए किए थे क्योंकि ये फर्म अंडरराइटिंग मार्क्ड था। जब भी फर्म अंडरराइटिंग मार्क्ड ट्रीट किया जाएगा, whenever the benefit is given to individual underwriters regarding firm underwriting, we will treat firm underwriting as marked, and the treatment for the firm underwriting will be similar to just like marked application. जैसे marked application को हम लोग देखो कुल्लम कुल्ला लेस करते हैं, वैसे फर्म अंडरराइटिंग को भी हम लोग कुल्लम कुल्ला लेस करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बता दिया कि फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड ट्रीट करना है, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बताया, फर्म अंडरराइटिंग को जब हम अनमार्क्ड ट्रीट करेंगे तो अनमार्क्ड के अंदर छिपा के उसको लेस करेंगे, और जब मार्क्ड ट्रीट करेंगे तो कुल्लम कुल्ला दिखा के उसको लेस करेंगे। मतलब ऊपर लेस तो करेंगे ही और नीचे हमेशा ऐड करेंगे, क्योंकि हमको उनका टोटल लायबिलिटी निकालना है। ये शेयर्स ए जबरदस्ती खरीदेगा और वो खुशी खुशी देखो कितना शेयर्स खरीदेगा, 10,000 शेयर्स। खुशी खुशी कितना शेयर्स खरीदेगा, 10,000 शेयर्स। ये शेयर्स अंडरराइटर भी जबरदस्ती खरीदेगा और वो खुशी खुशी कितना शेयर्स खरीदेगा, 4,000 शेयर्स। ये शेयर्स 0 शेयर्स खरीदेगा अंडरराइटर सी, जबरदस्ती एक भी शेयर नहीं खरीदेगा, उसने अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जितना उसका लायबिलिटी था फुलफिल कर दिया, तो वो खुशी खुशी 2,000 शेयर्स तो खरीदेगा ही। एंड टोटल कुल मिला के 16,000, टोटल कुल मिला के 16,000, दिस विल बी फाइनल लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। नाउ दिस विल बी रिगार्डेड एज लायबिलिटी ऑफ underwriters in shares। तो कितना हो जा रहा है, 18,667। ये ए का फाइनल लायबिलिटी है, ए का फाइनल लायबिलिटी 18,667, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी का फाइनल लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 5,333, और सी का फाइनल लायबिलिटी 2,000। तो कुल मिला के 26,000 वो शेयर्स है जो अंडरराइटर्स खरीदेंगे इन टोटल। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, बीडी फ्लोर मिल्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13, बीडी फ्लोर मिल्स लिमिटेड या फ्लावर मिल्स लिमिटेड, जो भी है। तो बीडी फ्लावर मिल्स लिमिटेड फ्लोटेड अ पब्लिक इशू, कंपनी शेयर कितने इशू किया, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया करके है। तो देखो कंपनी शेयर इशू किया 1,50,000 इक्विटी शेयर, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया करके है। ए बी एंड सी टेक्स अंडरराइटिंग फॉर द इशू इन इक्वल शेयर, इक्वल शेयर मतलब 1/3 शेयर, मतलब 1:1:1। तो उनका ग्रॉस लायबिलिटी कितना होगा, 1,50,000 को अगर हम लोग रेशियो इक्वल्स में बांटेंगे तो 50,000 50,000 50,000 होगा। विद फर्म अंडरराइटिंग दे हैव अप्लाइड फॉर फर्म अंडरराइटिंग 25,000 20,000 एंड 20,000 शेयर्स रेस्पेक्टिवली। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,46,000 शेयर्स, टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 1,46,000 शेयर्स है, आउट ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर इतना इतना। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो इंक्लूडिंग फॉर्म है कि एक्सक्लूडिंग फॉर्म है। ध्यान से समझो, कंपनी शेयर टोटल कितना इशू किया, 1,50,000। फर्म अंडरराइटिंग का टोटल ही अपने आप में 65,000 शेयर्स का है, फर्म अंडरराइटिंग का टोटल अपने आप में 65,000 का है, और एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 1,46,000, मतलब सिर्फ 4,000 शेयर्स ऐसा है जो नहीं बिका है, मतलब डेफिनेटली बाकी सारा शेयर बिक गया। 1,50,000 शेयर्स कंपनी इशू किया, जिसमें से अंडरराइटर्स ने फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई किया था फॉर 65,000 शेयर्स, तो पब्लिक के लिए कितना बच गया था, मैक्सिमम 85,000 शेयर्स। अब 85,000 शेयर्स में से पब्लिक ने 4,000 शेयर्स नहीं खरीदा है, तो कितना शेयर्स खरीद लिया है, 81,000। तो पब्लिक खरीद लिए 81,000 शेयर्स, फर्म अंडरराइटिंग के लिए 65,000 शेयर्स, 81 और 65 कुल मिला के होता है 1,46,000 शेयर्स। तो कंपनी शेयर इशू किया 1.5 लाख, फर्म अंडरराइटिंग के अप्लाई किया, शेयर अंडरराइटर्स ने 65,000, पब्लिक के लिए कितना बच गया, 85,000। 85,000 में पब्लिक ने 4,000 नहीं खरीदा, तो कितना शेयर्स खरीदे, 81,000। मतलब फाइनली कंपनी का 65,000 प्लस 81,000 कुल मिला के 1,46,000 शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो गया है। मतलब दिस एप्लीकेशन रिसीव्ड इज इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, आउट ऑफ विच द मार्क्ड एप्लीकेशंस वर इतना इतना इतना। ए का 24,600, बी का 20,000 और सी का 15,000 मार्क्ड है। क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का जो क्रेडिट है वो भी किसको दिया जाएगा, अंडरराइटर्स को ही दिया जाएगा इक्वली,
तो यही होता है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट भी किसको मिलता है? अंडरराइटर्स को ही मिलता है। द एग्रीड अंडरराइटिंग कमीशन वाज 5%। नाउ क्वेश्चन बता दिया है, द एग्रीड अंडरराइटिंग कमीशन वाज 5% of the issue price. Definitely the total amount payable on application allotment was rupees 5 per share and the balance in calls. Compute the following: liability of each underwriter in shares as well as in amount. हमको कैलकुलेट करके बताना है कि लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर क्या है, इन शेयर्स भी कैलकुलेट करना है एज वेल एज इन अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, एज वेल एज कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो हेडिंग में देंगे स्टेटमेंट शोइंग liability of underwriters in shares, ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो वी विल ट्रीट फर्म अंडरराइटिंग एज अनमार्क्ड, ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग एज अनमार्क्ड। पर्टिकुलर्स, उसके बाद 3 कॉलम बना लेंगे ए बी सी एंड टोटल। कंपनी शेयर कितना इशू किया था? 1,50,000 और अंडरराइटर्स ने इसको कितना कितना रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में इक्वली, मतलब 50,000 अंडरराइटिंग ए का, बी ने भी अंडरराइटिंग किया 50,000 के लिए, सी ने भी अंडरराइटिंग किया 50,000 के लिए, तो कुल मिला के 1,50,000 शेयर्स जो कंपनी इशू किया वो अंडरराइटर्स ने ऐसे ऐसे आपस में बांट लिया। अब इसमें से हम लोग क्या लेस कर देंगे? मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशंस। तो ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर देते हैं, जो कि एज पर द क्वेश्चन दिया हुआ है 24,600 ए का, 20,000 बी का, और सी के नाम पे मार्क्ड एप्लीकेशन है 15,000। तो 24,600 ही है, 20,000 और 15,000, तो 24,600 और 20,000 हो जाएगा 44,600, 15,000 ऐड करेंगे तो 59,600। तो ग्रॉस लायबिलिटी से हमने क्या लेस कर दिया? मार्क्ड एप्लीकेशन, ग्रॉस लायबिलिटी से हमने को लेस कर दिया। तो 50,000 माइनस 24,600, 50,000 माइनस 24,600, 25,400, 50,000 में से 20,000 लेस कर दिए 30,000, 50,000 में 15,000 लेस कर दिए 35,000, और 1,50,000 में से 59,600 को माइनस कर देंगे तो 90,400। अब हम लोग क्या करेंगे? मां के बाद लेस करते हैं उमा, दैट इज अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और क्वेश्चन भी बता दिया है और हम लोग को अच्छे से पता है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन का जो क्रेडिट है वो अंडरराइटर्स को ही दिया जाएगा, दैट इज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को हम लोग अंडरराइटर्स में ही बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी। तो लिखेंगे लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ब्रैकेट में लिख देंगे इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी, दैट इज 1:1:1। अब यहां से 7 से 8 लाइन इस स्टेटमेंट के लिए और 5-6 लाइन या 10 लाइन और आगे के लिए, क्योंकि हम लोग को अंडरराइटर्स का कमीशन भी कैलकुलेट करना है, हम लोग को ये भी बताना है कि अंडरराइटर्स लोग कितना रुपया देंगे या फिर कितना रुपया लेंगे कंपनी से, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम यहां से करीब और एक पेज का जगह छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन। Working note 1, calculation for unmarked application.
कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, तो पर्टिकुलर्स और एक शेयर्स का कॉलम। अब एज पर द क्वेश्चन, एज पर द डेटा हम लोग को पता है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है या एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 1,46,000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो यहां लिख देंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड, शेयर्स के कॉलम में लिख देंगे 1,46,000, जिसमें से हम लोग लेस कर देंगे पब्लिक वाला मार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन रिसीव में ब्रैकेट में ये भी हम लिख दे रहे हैं इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, इसके अंदर ऑलरेडी फॉर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है। क्यों? कंपनी शेयर इश्यू किया था 1,50,000, फॉर्म अंडरराइटिंग का टोटल अपने आप में 65,000 है। 1,46,000 शेयर बिक गया तो कितना शेयर्स नहीं बिका? 4,000 शेयर्स। मतलब डेफिनेटली फॉर्म अंडरराइटिंग को इंक्लूड करके ये 1,46,000 शेयर्स का डेटा दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग 1,46,000 शेयर्स का, इससे लेस कर देंगे हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन, एंड मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल एज पर द क्वेश्चन दिया हुआ है 59,600। तो 1,46,000 माइनस 59,600 ये हो जाएगा 86,400। ये है टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये है टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। ये है टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। अब 86,400 जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उसको हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 86,400 डिवाइडेड बाय 3 करने पे आ रहा है 28,800। 86,400 टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन है जिसको हम लोग 1:1:1 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग द अंडरराइटर्स। तो 25,400 माइनस 28,800 ये हो जाएगा 3,400 नेगेटिव। 30,000 माइनस 28,800 ये हो जाएगा 1,200 पॉजिटिव। 35,000 माइनस 28,800 ये हो जाएगा 6,200 पॉजिटिव, एंड 90,400 माइनस 86,400 ये हो जाएगा 3,640। एक बार फिर से कर लेते हैं। 90,400 माइनस 86,400 4,000। तो 6,200 और 1,200 7,400, 7,400 में 3,400 माइनस, तो 4,000 हॉरिजॉन्टली भी मैच हो गया। अब सरप्लस ऑफ ए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिख देंगे सरप्लस ऑफ ए credited to B and C in the ratio of 1:1। मतलब यहां लिख देंगे 3,400 पॉजिटिव और इसको 1:1 पे बांटने पे 1,700 नेगेटिव, 1,700 नेगेटिव। तो फाइनली ए का जो लायबिलिटी है, जबरदस्ती ए एक भी शेयर्स नहीं खरीदेगा। बी को देखो कितना शेयर्स खरीदना पड़ेगा, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 1,200 माइनस 1,700 तो इसका हो गया 500 नेगेटिव, और 6,200 माइनस 1,700 इसका हो गया 4,500 पॉजिटिव। तो 4,000 शेयर्स अभी भी दिख रहा है। अब क्या करेंगे, जो सरप्लस ऑफ बी है, सरप्लस तब तक बांटते रहना जब वो खत्म ना हो जाए। सरप्लस ऑफ बी क्रेडिटेड टू सी, मतलब डैश दे दो इसको, यहां पे 500 पॉजिटिव कर दो, यहां पे 500 नेगेटिव कर दो, इधर डैश देके
मतलब वो 4000 शेयर जो पब्लिक ने नहीं खरीदा था, वो 4000 शेयर जबरदस्ती कौन खरीदेगा? अंडरराइटर सी। अंडरराइटर ए और बी जबरदस्ती एक भी शेयर नहीं खरीदेंगे, लेकिन अंडरराइटर्स ए बी सी तीनों को खुशी खुशी कुछ शेयर्स तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई कर रखा था। उन्होंने फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई कर रखा था, तो लिख देंगे एड फर्म अंडरराइटिंग। सिंस द अंडरराइटर्स had applied for firm underwriting, since the underwriters had applied for firm underwriting from the very beginning itself, इसीलिए फर्म अंडरराइटिंग के लिए उन्होंने जो अप्लाई किया था, खुशी खुशी अप्लाई किया था, वो कितना था? 25,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, जो कि हो जाएगा 65,000। तो ये फाइनली लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स आ जा रहा है 25,000, 20,000 और 24,000, जो कि हो जाएगा 69,000। दिस विल बी द टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स इन शेयर्स। दिस विल बी द टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स इन शेयर्स। ये हो गया लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स इन शेयर्स। अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट या फिर सेकंड पार्ट बोल लो, हमको ये कैलकुलेट करना पहले कि एबीसी का इंडिविजुअल कमीशन कितना होगा और कौन सा अंडरराइटर कंपनी को कितना रुपया देगा या फिर नेट में कंपनी से कितना रुपया लेगा, ये कैलकुलेट करना है। तो रिमूव करते इस पार्ट को। शांत रहो, थोड़ा शांत रहो। तो नेक्स्ट लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स and amount payable to oblique received from underwriters। from underwriters। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा है कि अंडरराइटर ए 25,000 शेयर्स खरीदेगा, अंडरराइटर बी 20,000 शेयर खरीदेगा, अंडरराइटर सी 24,000 शेयर्स खरीदेगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं अंडरराइटर्स का इंडिविजुअली। पर्टिकुलर्स ए बी सी। पॉइंट नंबर ए में लिख देते हैं लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, या फिर चलो पहले अंडरराइटिंग कमीशन ही निकाल लेते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन, तो अंडरराइटिंग कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस भी अंडरराइटर का जो ग्रॉस लायबिलिटी था, हर अंडरराइटर का ग्रॉस लायबिलिटी 50,000 शेयर्स के रेस्पेक्ट में था। कंपनी शेयर इश्यू किया था 10 रुपया का शेयर एट पार, तो ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इश्यू प्राइस जो कि 10 रुपया है, and the rate of commission is 5% as given in the question। तो 50,000 शेयर्स पे 10 रुपया करके 5 लाख रुपया का कैपिटल हर अंडरराइटर ने इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, और 5 लाख का 5% हो जाता है 25,000।
मतलब तीनों ही अंडरराइटर का जो कमीशन बनता है वो 25,000 है। अब अमाउंट पेएबल बाय अंडरराइटर्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, कितना रुपया कौन सा अंडरराइटर कंपनी को देने वाला है? लायबिलिटी ए का आया था, अंडरराइटर ए का लायबिलिटी था 25,000 शेयर्स के रेस्पेक्ट में, मतलब अंडरराइटर ए को कुल मिला के 25,000 शेयर्स खरीदना है और 10 रुपया करके कंपनी को अंडरराइटर ए देने वाला है 2,50,000। ठीक है, 10 रुपया करके अंडरराइटर ए कंपनी को देने वाला है 2,50,000। फिर अंडरराइटर बी का लायबिलिटी कितना आया था? 20,000 शेयर्स के रेस्पेक्ट में। अंडरराइटर बी का लायबिलिटी आया था 20,000 शेयर्स के रेस्पेक्ट में। तो 20,000 शेयर्स पे 10 रुपया करके 2 लाख रुपया अंडरराइटर बी कंपनी को देगा अपने पॉकेट से। और सी का लायबिलिटी आया था विद रेस्पेक्ट टू 24,000 शेयर्स, तो 24,000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा अंडरराइटर सी को 10 रुपया करके 2,40,000। अंडरराइटर सी लायबल है कंपनी को देने के लिए। तो देखो, ये वो अमाउंट है जो अंडरराइटर्स को कंपनी को देना है, ये वो अमाउंट है जो कंपनी को पे करना है अंडरराइटर्स को। मतलब अंडरराइटर ए को कमीशन कितना मिलेगा कंपनी से? 25,000 रुपया। अंडरराइटिंग कमीशन ब्रैकेट में लिख देते हैं इन रुपीस। एंड अमाउंट पेएबल बाय अंडरराइटर्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, क्योंकि अंडरराइटर्स लोग को शेयर्स खरीदना पड़ेगा अपना लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, तो वो लोग कंपनी को कितना रुपया देने के लायबल है। तो नेट में हम देख पा रहे हैं अंडरराइटर ए कंपनी को 2,50,000 देगा और कंपनी से 25,000 का कमीशन लेगा, मतलब वो नेट में कंपनी को 2,25,000 पे करेगा। ठीक है, मतलब अमाउंट टू बी पेड टू ए नहीं होगा, यहां पे आंसर में गलत दिया हुआ, मिस प्रिंटिंग है ये सब। ठीक है, अमाउंट टू बी पेड टू ए नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा, देखो 25,000 शेयर्स अंडरराइटर ए को खरीदना है। ठीक है, 25,000 शेयर्स अंडरराइटर ए को खरीदना है, 10 रुपया करके खरीदना है। तो 25,000 शेयर जो अंडरराइटर ए को खरीदना है 10 रुपया करके, तो वो नेट में कितना रुपया देगा? ठीक है, अगर हम लोग बात करें सिर्फ शेयर्स के रेस्पेक्ट में अंडरराइटर्स का क्या लायबिलिटी है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, सिर्फ ये पॉइंट पूछा गया है। चेक करो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर्स इन शेयर्स एज वेल एज इन अमाउंट। तो लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर्स इन शेयर्स कितना है? 25,000, 20,000, 24,000। इन अमाउंट कितना है? 25,000 इंटू 10 2,50,000, 20,000 इंटू 10 2 लाख, 24,000 इंटू 10 2,40,000। बट नेट में अगर हम ध्यान से देखें, कंपनी कमीशन पे करेगा अंडरराइटर ए को 25,000 और कंपनी अंडरराइटर ए से लेगा 2,50,000। तो फाइनली अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर्स, ब्रैकेट में लिख देंगे बी माइनस ए, ब्रैकेट में लिख देंगे इन रुपीस, ये हो जाएगा 2,25,000। मतलब कंपनी अंडरराइटर ए से कुल मिला के कितना रुपया ले लेगा? 2,25,000। सिमिलरली अंडरराइटर बी से कंपनी देखो कितना रुपया लेगा, अंडरराइटर बी का कमीशन बनता है 25,000 और अंडरराइटर बी को कंपनी को देना है 2 लाख रुपया, तो अंडरराइटर बी कंपनी को कितना रुपया देगा? 1,75,000। एंड अंडरराइटर सी को देना है कंपनी को 2,40,000, उसका कमीशन बनता है 25,000, तो 2,40,000 में 25,000 माइनस कर देंगे तो 2,15,000। तो आंसर को करेक्शन कर लेना, दिस इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर्स, मतलब किसको मिलेगा ये अमाउंट? कंपनी को मिलेगा। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। थैंक यू।